जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी, लेकर आ चुके हैं 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम। 11 जून से स्टार्ट है और हमेशा याद रखिए ये महासंग्राम आपको सुबह 10 बजे मॉर्निंग टाइम में मिल जाता है। तो आप जरूर हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को और जरूर जुड़िए, ठीक है ना। सुबह 10 बजे आप अपना YouTube चैनल खोलिए और जैसे ही खोलेंगे रिकमेंडेशन में हमारा ही आपका आ जाएगा, क्योंकि सुबह 10 ही बजे हम पहुंच जाते हैं इस महासंग्राम की कड़ी को लेकर के। तो एक एक कड़ी, कहते हैं ना कि एक एक कड़ी ऐसे जोड़ते चलेंगे तो एक बहुत बड़ी चैन बनेगी। यकीन मानिए बहुत अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं, लगते रहिए और जुड़े रहिए, ठीक है। देखिए 25 क्वेश्चन तक ये चीजें हो चुकी हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि साथ ही साथ कि आपको जो चीजें मिलने वाली है वो आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, ठीक है ना। पीडीएफ ऐसे एज इट इज आपको मिल जाएगी। ये मॉडल पेपर है यूपी पुलिस का, इसके बाद हम लेके आने वाले हैं आरपीएफ का, एसआई का, ठीक है, दिल्ली पुलिस का, सभी चीजों के जो जीके जीएस के जितने भी होते हैं। साथ ही साथ हम रीजनिंग और भी चीजें, हिंदी, ये सब सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। आपका ऑप्शन है इंदिरा सोना, लार्मा रोजा या फिर एराइज तेज या अंकुर। देखो इसका सही जवाब क्या है, लार्मा रोजा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, लार्मा रोजा। ठीक है भाई, अगर लार्मा रोजा ये है तो ये बताओ कि हरित क्रांति किससे संबंधित होगी। हरित क्रांति जो है वो उत्पादन से, यानी कि जो खाद्यान्न उत्पादन है इससे संबंधित है आपकी हरित क्रांति। ठीक है भाई, तो कौन कौन सी इसमें सबसे प्रमुख फसलें कौन सी थी। इसमें फसलें थी आपकी, एक तो गेहूं थी और दूसरी कौन सी थी, वो आपकी चावल थी। अच्छा, तो गेहूं की कौन कौन सी फसलें थी। देखो गेहूं की एक फसल तो लार्मा रोजा हो गई, एक फसल जो है आपकी थी सोनालिका। क्या नाम था उसका, सोनालिका, ठीक है ना। और दूसरी फसल थी आपकी कल्याण सोना। ये गेहूं की प्रकार है, कौन कौन से हैं, एक कल्याण सोना हो गया, एक सोनालिका हो गया, और चावल की एक थी आपकी, उसका नाम था IR8, ठीक है ना, ये नाम था। अब देखिए कि हरित क्रांति भारत में कब आई। भारत में तो हरित क्रांति लेके आए हैं 1966 और 67, यानी 66-67 में लेके आए थे MS स्वामीनाथन ने। कौन लेके आए थे, MS स्वामीनाथन। डन। अच्छा, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके थे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। इन्हें 1970 में क्या मिला है, शांति का नोबेल प्राइज मिला है। क्या मिला है, शांति का नोबेल प्राइज। डन, एनपी में लिख दे रहा हूं, शांति का नोबेल प्राइज, ठीक है ना। MS स्वामीनाथन जो है ये भारत के हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। जितने भी पद्म पुरस्कार होते हैं, तीन के तीनों पद्म पुरस्कार, चाहे उसको पद्मश्री बोल दो, चाहे पद्म भूषण बोल दो, और एक पद्म विभूषण जो सबसे ऊपर होता है। सबसे ऊपर कौन सा होता है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। ये तीनों पुरस्कार जो है MS स्वामीनाथन पा चुके हैं। अभी हाल ही में 5 लोगों को भारत रत्न देने की बात कही गई है और उन 5 लोगों में कौन है, MS स्वामीनाथन जी का भी नाम है। तो भारत रत्न से भी नवाजे जाने वाले कौन रहेंगे, वो MS स्वामीनाथन जी रहेंगे। अच्छा, वो 5 लोग भारत रत्न पाने वाले कौन कौन से हैं, तो देखो 5 लोग कौन कौन से हैं। एक तो आपके MS स्वामीनाथन हो गए, दूसरे कौन है, दूसरे आपके कपूरी ठाकुर है, केटी लिख दिया, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन था, तीसरे नंबर पे लाल कृष्ण आडवाणी है, LKA हो गए। चौथे नंबर पे हैं आपके चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ये प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और पांचवें नंबर पे आपके हैं PV नरसिम्हा राव, ठीक है ना। ये 5 लोगों को इस बार भारत रत्न से नवाजा जाएगा। अब सुनो ध्यान से, चौधरी चरण सिंह जो है वो देश के 5वें प्रधानमंत्री हैं और वहीं PV नरसिम्हा राव जो है वो देश के 9वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए एक चीज मैं आपको और बता दूं कि MS स्वामीनाथन का जो नाम है ना, वो कभी कभी हो सकता हो पूछ ले। MS स्वामीनाथन का नाम है पूरा, M का नाम होता है फुल फॉर्म M काम्बू, M काम्बू, और संबा शिवन, क्या नाम है, संबा शिवन, M काम्बू संबा शिवन, इनका पूरा नाम है M काम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन, ठीक है ना। M काम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन। डन हो गया। चलिए इसका सही जवाब आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लार्मा रोजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 27/1 से, हाँ, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या बेनेगल नरसिंह राव। देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, बेनेगल नरसिंह राव। इनको क्या बोलते हैं, BN राव बोलते हैं, ठीक है ना। BN राव जो है इन्होंने ही पूरा मसौदा तैयार किया था, ठीक है।
इन्होंने पूरा मसौदा तैयार किया था। अच्छा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर साहब, वो दूसरे थे, पता ही चल गया। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, ठीक है ना, 29 अगस्त 1947 को। बेनेगल नरसिंह राव के बारे में आप जान चुके हैं कि पूरे मसौदे को, प्रारंभिक जो मसौदा था उसको किसने तैयार किया था? BN राव साहब ने। अच्छा, BN राव साहब को एक बात याद रखिएगा कि 1950 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया था, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय, मैं लिख दे रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया था, ठीक है। चलिए, एक आपका ये टॉपिक हो गया, एक आपकी ये टॉपिक हो गए। ऑप्शन में देखें, राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा कौन थे? देखो, राम मनोहर सिन्हा बाबू, राम मनोहर सिन्हा आपके लेखक, ठीक है ना, ये बिहार के रहने वाले लेखक हैं और इन्होंने कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे कि आप देखोगे अपना अपना आसमान, कैसे लिखेंगे? यहां पर लिख देता हूं, अपना अपना आसमान, ये इनकी एक कृति है, अपना अपना आसमान, ठीक है ना। नदी और किनारे, दूसरी है नदी और किनारे, नदी और किनारे। तीसरी है फूल और पत्थर, अरे फूल और कांटे नहीं, वो मूवी अलग है, ये दूसरे हैं, फूल और पत्थर। डन हो गया। अच्छा, नंदलाल बोस कौन है? देखो, नंदलाल बोस जो है ये आर्टिस्ट है, यानी कलाकार है। क्या है ये? कलाकार है। इन्होंने प्रसिद्ध जो दांडी मार्च यात्रा हुई थी ना गांधी जी की, दांडी मार्च, उसका इन्होंने कलांकरण किया है, ठीक है ना, उसका इन्होंने क्या किया है? दांडी मार्च यात्रा को। 1954 में जाकर के इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है। इनको क्या मिला है? पद्म भूषण पुरस्कार। किसको मिला है? नंदलाल बोस को, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कौन है? ये देखिए, ये एक नेता है, क्या है? नेता थे, और 1951 में इन्होंने क्या किया था? भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? भारतीय जनसंघ, जो बाद में चल करके क्या बनी? बीजेपी, यानी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ना। वैसे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में है, पर इसकी जो नींव कहते हैं वो कब पड़ गई थी? वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समय ही, यानी भारतीय जनसंघ के रूप में पड़ गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नारा दिया था, उस नारे का नाम क्या था? कि एक देश एक विधान, एक विधान और एक निशान। समझ में आया? अब समझो, इन्होंने कौन सा नारा दिया? एक देश एक विधान एक निशान, ठीक है ना। 1951 में भारतीय जनसंघ, और बाद में वही क्या बनी? बीजेपी बनी 1980 में, ठीक है ना। समझ में आ गया? चलिए, बेनेगल नरसिंह राव के बारे में बता दिया। बेनेगल नरसिंह राव 1950 में क्या बने थे? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे? वो बने थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को। डन हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? आपके ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, मैसूर या फिर जयपुर। देखिए, उम्मेद भवन पैलेस, अब ध्यान से देखिए, उम्मेद भवन पैलेस कहां पर? ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बी, ये है आपका जोधपुर, ठीक है ना। अब ये मैप में अगर आप देखना चाहोगे तो मैप में देखो, मैं राजस्थान का मैप बना दे रहा हूं आपके लिए, और आप जो है इस चीज को थोड़ा सा चलिए देखिए, जोधपुर जो आपका एरिया है वो आपका एरिया यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे, ये आपका जोधपुर है। अच्छा, जयपुर पूछा जाए तो जयपुर कहाँ पे है? जयपुर यहाँ पे है। ये पॉइंट नंबर 2 कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट नंबर 1 कर दे रहा हूँ, जोधपुर हो गया। और जैसलमेर कहाँ पर? तो जैसलमेर यहाँ पर है। समझ में आया? ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। समझ में आ गया? तो देखो, ये आपका जोधपुर है, यही जोधपुर में क्या है? ये उम्मेद भवन पैलेस है। क्या है? एक पैलेस है जिसका नाम क्या है? उम्मेद भवन पैलेस, ठीक है ना। टूरिस्ट की सबसे ज्यादा डिमांड, अगर कोई बाहरी टूरिस्ट आता है ना, तो उसकी सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ रहती है? इसी पैलेस में रुकने की। किस पैलेस में? उम्मेद भवन पैलेस में, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन इस बार आ चुका था यूपी पुलिस 2019 के सेट में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए, लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम या फिर तमिलनाडु। देखो, ये किसका है? ये है आपका महाराष्ट्र का। कहाँ है? किसका है? महाराष्ट्र का जो है ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अच्छा, तो देखो, जितने राज्य यहाँ दिए हुए हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लो, ठीक है ना। लेकिन जान लो भैया, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक शेयर मत करना, नहीं लोग डर जाएंगे। समझ रहे हो ना कि अरे भैया ये किसका चैनल आ गया। चलिए,
उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में देखोगे तो बहुत चीजें हैं, जैसे कि एक पहली बात तो हम शास्त्रीय नृत्य ही ले लेते हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य को हटा करके सबसे पहले क्या ले लें, शास्त्रीय नृत्य की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, वो है आपका कथक। क्या है, कथक है, ठीक है ना। अब लोक नृत्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो लोक नृत्य है वो कौन कौन से हैं, तो देखो लोक नृत्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपका आ जाएगा रासलीला। एक सेकेंड, ये चलिए, उत्तर प्रदेश में क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका रासलीला, ठीक है। दूसरा, एक सेकेंड भाई, चलिए, रासलीला। दूसरा आपका जैसे नौटंकी, नौटंकी। तीसरा जैसे नटवरी, ठीक है, बिरहा, राई, ये सब क्या है, ये सब लोक नृत्य कहलाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो महाराष्ट्र का हो गया, महाराष्ट्र के बाद सिक्किम है, सिक्किम में देखो लिंबू नृत्य है, नींबू नहीं, लिंबू, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा नृत्य बोलते हैं, लिंबू नृत्य। रुको मैं थोड़ा सा कलर और चेंज कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हे प्रभु, ये क्या हो गया, चलिए, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। चलिए, लिंबू नृत्य, ठीक है ना। लिंबू नृत्य के बाद लोहोसो, क्या है, लोहोसो, ठीक है ना। एक दूसरा जो आपका आएगा वो छाम नृत्य आएगा। कौन सा नृत्य आएगा, छाम नृत्य आएगा, ठीक है ना। चलिए, तमिलनाडु का एक पहले शास्त्रीय नृत्य ले लेते हो। तो अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तमिलनाडु की, तो कौन सा हो जाएगा, भरतनाट्यम। क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। डन हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें लोक नृत्य की बात करें तमिलनाडु में, तो कौन कौन से हो जाएंगे। अब देखो भरतनाट्यम आ गया। तमिलनाडु का केस है ना कि ऐसा है कि थोड़ा बहुत अगर शब्दों को भी पकड़ लिए ना तो करते चले जाओगे। अब जैसे देखो तमिलनाडु में हो जाएगा करगट्टम, करगट्टम, जैसे भरतनाट्यम वैसे करगट्टम, ठीक है ना। एक दूसरा आएगा आपका, समझ सकते हो, डुमलट्टम। तुम नमूए सुन के तुमको हंसी आ जाएगी, लेकिन नहीं, तुमको याद करना है, हंसना नहीं है। डुमलट्टम, ठीक है ना। एक है कावड़ी अट्टम। अब जैसे अगर भरतनाट्यम याद है तो फिर निपटाते हुए चले जाओगे, ठीक है ना, भरतनाट्यम। अच्छा ठीक है। अब जैसे मान लो केरल का भी आ जाए तो केरल का तो तुम्हें पता है शास्त्रीय नृत्य के बारे में कि नहीं पता है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, केरल का शास्त्रीय नृत्य आपका कौन सा हो जाएगा, वो है आपका मोहिनीअट्टम। क्या है, मोहिनीअट्टम। अब ध्यान से सुनो, एक तो आपका केरल का मोहिनीअट्टम हो जाएगा, और केरल का एक और है, वो कौन सा है, कथकली है। क्या है, कथकली है, ठीक है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया। शास्त्रीय नृत्य याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक हो जाएगा। अच्छा, असम का शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, असम का भी अभी हाल ही में लिया गया था, तो उसका शास्त्रीय नृत्य क्या है, उसका नाम है सत्रिया। क्या नाम है, सत्रिया। डन हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। देखो वह कौन सा सत्र था। आपके ऑप्शन क्या है, आपके ऑप्शन है 2016, 2012, 2008 और 2004। देखो वह सत्र कौन सा था, तो वो था आपका ऑप्शन नंबर ए 2016, ठीक है भाई। इसमें 2000 केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। ये कब था, और क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है ना। अब इसमें देखो 25 फरवरी 2016 को अलग अलग रेल बजट पेश किया गया था, 25 फरवरी 2016 को। अब अलग अलग मतलब क्या, एक तो केंद्रीय बजट जो बजट आता है, ठीक है ना, वो वित्त मंत्री आपके पेश करते हैं, और एक आपका रेल बजट होता है जिसको रेल मंत्री पेश करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, ये 25 फरवरी 2016 के बाद जो है कि रेल बजट को केंद्रीय बजट दोनों, मतलब रेल बजट को ही केंद्रीय बजट में डाल दिया गया। यानी कि अब अगर बजट पेश होगा ना तो एक ही आदमी पेश करेगा और दोनों चीजें बता देगा, एक तो अपना बजट के बारे में बताएंगे, दूसरा रेल बजट के बारे में भी बताएंगे, वही, ठीक है ना। तो 25 फरवरी 2016 यानी यही हो गया ना कि आखिरी रेल बजट पेश किया गया था, इंडिविजुअली रेल बजट पेश किया गया। तो किस मंत्री के द्वारा पेश किया गया था, तो वो थे आपके सुरेश प्रभु जी। क्या नाम था उनका, सुरेश प्रभु ने यह पेश किया था। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1773 से 1785 तक वस्तुतः, देखिएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। यहां पर जब आप किताबों में पढ़ोगे तो लिखा जाता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लेकिन यहां पर जो दे दिए ना टर्म वस्तुतः, अब इनसे मतलब नहीं है। अब ये हो जाएगा कि आप ऑप्शन के कितने करीब जा सकते हैं, क्योंकि अगर भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो फिर कौन हो जाएगा, वो विलियम बेंटिक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, बेंटिक। लेकिन आप ऑप्शन में देखोगे कि इनका नाम ही नहीं है, तो खेला कर दिए हैं बाबू, मतलब ये क्या है, इनका नाम ही नहीं दिया। अब किसका किसका नाम है, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वाटसन या विलियम जॉर्ज वॉकर। देखो अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब सबसे नजदीक जवाब हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। क्यों हो जाएगा आप समझो।
पहले ये क्या थे, बंगाल के गवर्नर थे। क्या थे सबसे पहले, ये बंगाल के गवर्नर थे। बाद में इन्हें क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है ना, क्या बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। कब बनाया गया, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है इनको क्या बनाया जाता है कि बंगाल का जो गवर्नर है, उसमें लिखा होता है कि जो बंगाल का गवर्नर है वही बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। जी जी मैं लिख दूं, समझ में आ जाएगा। तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, अच्छा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है 1774 में जाकर के कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई थी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। और उच्चतम न्यायालय में कौन थे इसके प्रमुख, वो थे सर एलिजाह इम्पे। ठीक है ना, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजाह इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है ना, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इन्हीं के समय आया। 1784 का कौन सा एक्ट आया था, वो था आपका पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय में आया था, इन्हीं के समय में आया था। ठीक है ना, और एक बार बता दूं कि जब ये रिटायर हो गए, जब ये यहां से चले गए 1785 में, तो 1787 में जाकर के इन पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा था। खैर ये बरी हो गए। क्या हुआ, ये बरी हो गए थे। ठीक है ना, नंदलाल बोस को जबरदस्ती इन्होंने फांसी दिलवाई थी। नंदलाल बोस, क्या ये नाम क्वेश्चन में आता है, याद रखना। नंदलाल बोस को ये फांसी दिलवाए थे। ठीक है ना, तो जबरदस्ती फंसाए हुए थे उसको, तो इसीलिए भी इनके भ्रष्टाचार का मुकदमा चला था। दूसरी चीज, क्लाइव के द्वारा जो चलाया गया द्वैध शासन था, उसको इन्होंने यानी वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, द्वैध शासन को समाप्त किया था। ठीक है ना, क्या किया था, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। इतना समझ में आ गया। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगर नोटबुक लेके बैठोगे, थोड़ा बहुत लिखोगे ना, तो तुम्हें मजा बहुत आने वाला है। क्योंकि समझो इस बात को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब एक बात समझो कि अगर आयोग कोई क्वेश्चन देता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आयोग ने क्वेश्चन दे दिया, फिर उसने 4 ऑप्शन जो दे दिया ना, उसी में खेला होता है। अगर वो आज दे दिया है तो उसी में खेलता रहेगा 4 ऑप्शन में, और आप समझ नहीं पाओगे। तो कम से कम अगर मान लो 150 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, तो जीएस के 38 क्वेश्चन में से समझो कि 12 से 13 क्वेश्चन वो उसी ऑप्शन में से ही खेल खेल के आपको दे देगा, और आप समझ नहीं पाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बहुत आराम से लिख चल रहा हूं। अभी टाइम है, अभी अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि मुझे भी लगे ना कि मैं सही काम कर रहा हूं। अब आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। चलो, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए, क्या नाम है, आईसीआरए का मुख्यालय कहां पर है। ऑप्शन आपका मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम या चेन्नई। देखो क्वेश्चन नंबर 32, अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखो 32 का सही जवाब हो जाएगा आपका, पहले आप आईसीआरए का बात भी समझ सकते हो। आईसीआरए का सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, गुरुग्राम। गुरुग्राम कहां पर, गुरुग्राम हरियाणा में। आईसीआरए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, देखो आईसीआरए का फुल फॉर्म हो जाएगा, मैं यही लिख देता हूं, इसको ध्यान से देखना क्योंकि लोग जो है खेला का खेला हो जाएगा। देखो यहां पे हो जाएगा आपका लोग इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ठीक है ना, ये है आईसीआरए। अच्छा तो ये क्या मतलब है भैया, ये रेटिंग देती है, क्या देती है, रेटिंग देती है। अच्छा रेटिंग देती है तो किसके लिए रेटिंग देती है, जैसे मान लो कोई कंपनी है ना, मान लो कोई कंपनी है, अब मान लो कोई कंपनी ए है। ठीक है ना, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। अब इसने रेटिंग दिया कि भाई इस पे 4 स्टार वाला काम होता है, अच्छा काम होता है, और इसने रेटिंग दिया कि इस पे 2 स्टार वाला काम होता है। अब मान लो कोई बंदा, कोई जैसे मान लो तुम ही चलेगा, है ना, राम दिन भलाई मिसिर बगुला दिन में से कोई भी मान लो कि ये चले गए, तो ये देखेंगे क्या कि इस पे जाएं कि इस पे पैसा लगाएं, किस पे पैसा लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है किस पे चले जाएंगे, ये चुपचाप उठ के कंपनी ए पे चले जाएंगे। ठीक है ना, तो ये रेटिंग देने का काम करती है ताकि जो निवेशक हैं, जो लोग पैसा लगाने वाले हैं, वो कम से कम सोच समझ के सही जगह पैसा लगाएं। ठीक है, ये किसका काम है, ये काम है आईसीआरए का। इतना समझ में आ गया। ठीक है, ये मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ, हरियाणा में है। हरियाणा वही भैया भारत के राज्य हैं बाबू भैया, हाँ नहीं कोई नहीं पता है। अच्छा गुरुग्राम में एक मुख्यालय और भी है, बताइएगा, चलिए मैं लिख ही देता हूं। वो कौन सा मुख्यालय है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का या सौर संगठन। ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय सौर, ठीक है ना, जिसमें अभी देखना 119वां देश शामिल हुआ है, और उस देश का नाम क्या है, माल्टा। क्या नाम है, माल्टा। ये करंट न्यूज है। ठीक है ना, ये कौन सा न्यूज हो गया, ये करंट न्यूज हो गया। चलें डन करें, आगे बढ़ें, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है, प्रसलिन द्वीप, पेम्बा द्वीप, टोमोलिन द्वीप या सेंटिनल द्वीप।
अब देखो ध्यान से, इसका सही जवाब क्या है, सेंटिनल द्वीप, ऑप्शन नंबर डी है। सेंटिनल द्वीप जो है उसको जो है भारत सरकार ने बैन कर दिया। हाल क्या था, क्योंकि ये सेंटिनल द्वीप आप कहाँ पे है, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप में। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप में, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या हुआ कि एक बार एक अमेरिकी आया, कहाँ से, यूएसए से एक अमेरिकी आता है, एक व्यक्ति आता है, और फिर क्या होता है, उसकी हो जाती है ठाए ठाए ठुस, मतलब वो उसका मर्डर हो जाता है, ठीक है ना, वहां के लोगों के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा उसको मार दिया जाता है। तो फिर ये क्या होता है कि ऐसी जगहों पर इसको प्रतिबंधित कर दिया था कि कोई भी अब घूमने वहां नहीं जाएगा। अगर आप खोज करने जा रहे हैं, कुछ रिसर्च करने जा रहे हैं, तो बिना भारत सरकार की अनुमति के आप वहां नहीं जा सकते हैं। भारत सरकार की अनुमति मिलेगी तभी आप वहां पर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। इतना समझ में आ गया। चलो, ऑप्शन ए आपका प्रस्लिन द्वीप। अच्छा, अब ध्यान से समझ लो पहले। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को समझो कि आयोग कैसे उठा सकता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन बन गया, सेंटिनल द्वीप हमने लगा दिया, फटाफट हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि आयोग अगला क्वेश्चन बना देगा इसी में से कि प्रस्लिन द्वीप कहां पर है, या प्रस्लिन द्वीप किसके कब्जे में है या किसके अधिकार में है। तो वह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम क्या है, सेशल्स। तो सेशल्स के अधिकार में कौन है, प्रस्लिन द्वीप है, ठीक है ना। अच्छा, पेम्बा कहां पर है, पेम्बा किसके अधिकार में, देखो पेम्बा जो है वो तंजानिया देश के अधिकार में है। किसके अधिकार में है, तंजानिया। तंजानिया कहां, ये भी अफ्रीका महाद्वीप का है। तंजानिया में एक पेम्बा द्वीप है और दूसरा एक है जंजीबार। जंजीबार, पेम्बा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा द्वीप है, जंजीबार है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ दोनों पर, दोनों जगहों, चाहे वो पेम्बा द्वीप हो चाहे जंजीबार, यहाँ किसकी खेती सबसे प्रमुख होती है, वो है आपकी लौंग की खेती। समझ में आ गया, लौंग की खेती। टोमेलिन, टोमेलिन द्वीप कहां पर, देखो टोमेलिन द्वीप जो है वो हिंद महासागर में है और मॉरिशस इस पे अपना दावा ठोकता रहता है। हालांकि मॉरिशस का है नहीं है, लेकिन मॉरिशस जो है, अब इसको ना एकदम कंफर्म ना करके ऐसे लगा दो, ऐसे मतलब कि हाँ, इस पे अपना दावा ठोकने का प्रयास करता है, वो दावा प्रयास करता है, प्रयास करता रहता है मॉरिशस, ठीक है ना। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि कोई स्क्रीनशॉट ले तो उसको लगे कि हाँ, मॉरिशस प्रयास करता रहता है इस पर, ठीक है ना, कि ये मेरा है। डन, समझ में आ गया। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, तो किसका किया गया। अब देखो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम। सितंबर 2018 में भारतीय राज्य के पहले नागरिक, मतलब ये सिक्किम का पहला है, समझ रहे हो। अभी तो पूरे देश में अगर एयरपोर्ट की संख्या देखी जाए तो करीब करीब 125 130 क्रॉस कर गए। तो अब इसका कोई करंट डाटा तो अभी है नहीं, जब करंट पढ़ाया जाएगा तो आपको करंट डाटा दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन आ गया है, अभी सिक्किम जो है पहली बार एक खुला था। अच्छा, सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी, सिक्किम की राजधानी आपको पता है, सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है, ठीक है ना। सिक्किम के सीएम कौन है, सिक्किम के सीएम है आपके, ये आपके प्रेम सिंह तमांग। क्या नाम है उनका, प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। और सिक्किम के गवर्नर कौन है, सिक्किम के गवर्नर, सिक्किम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। क्या नाम उनका, लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, एक चीज और है, ऐसा है कि जो है, जो भी ऑप्शन, चाहे मिजोरम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, ठीक है ना, इन सबसे अच्छा ये है कि ये जो सीएम है ये 5 साल बाद चेंज हो जाएंगे, और गवर्नर का कोई भरोसा नहीं होता। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, कब उनसे प्रसाद ले लिया जाए, कब उनको प्रसाद दे दिया जाए, यही नहीं समझ में आता है। पंजीरी फूंक फांक के चलते रहेंगे बेचारे। तो ऐसा है कि ये करंट का न्यूज हो जाएगा। तो जब आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ जाएगा तो मैं करंट में बता दूंगा। अभी क्या है, अभी मान लो आप 2-3 महीने बाद देखो, तब तक मान लो चेंज हो जाए, आप यही याद करके बैठ जाओ तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए सीएम और राज्यपाल उसी टाइम याद कराऊंगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, ठीक है। कैलाश नाथ काटजू, वी के कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह या यशवंत राय चौहान, बताइए स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री। अब इसमें जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए रक्षा मंत्री का याद कैसे रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह रक्षा करेंगे। अब जिसके पास बल होगा भैया, जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा करेगा बाबू भैया। समझ में आया कि नहीं, बताओ, गलत कही तो बताओ भैया, है कि नहीं। तो बलदेव सिंह हो गए, ठीक है ना। अब देखो, जैसे अभी लेटेस्ट में कौन, अभी तो देखो मोदी 3.2 कार्यकाल शुरू हो गया बीजेपी का, ठीक है ना। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है ना। अब इसके रक्षा मंत्री कौन है इस समय देश के, तो इस समय हो जाएंगे आपके राजनाथ सिंह जी। पिछली बार भी ये जो है कैबिनेट में रक्षा मंत्री थे और इस बार भी ये कैबिनेट में रक्षा मंत्री है। अगर गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री में कौन है, गृह मंत्री में अमित शाह जी है, ठीक है ना। कौन है, अमित शाह जी, ठीक है। कैलाश नाथ काटजू, एक नाम आया ना ऑप्शन में कि कैलाश नाथ काटजू कौन थे। तो कैलाश नाथ काटजू जो है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सीएम कहां के रह चुके हैं, सीएम ऑफ एमपी, ये कैलाश नाथ काटजू। अच्छा,
वीके कृष्ण मेनन ये विदेश नीति के सलाहकार थे। कौन थे? विदेश नीति सलाहकार कृष्ण मेनन, ठीक है ना, वीके कृष्ण मेनन। एक नाम और आ गया यशवंत राय चौहान। अगर चौहान ऐसे लिख के आ रहा है तो ये भी समझ लो कि ये कहाँ के हो सकते हैं, ये हो सकते हैं महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र सीएम ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, एक सेकेंड, ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, रुकिए, अच्छा इसमें आया नहीं ऑप्शन मुझे लगता है, चलिए मैं लिख दूंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो याद ही रहेगा उसमें। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप है? अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो नॉर्मली चीज है, इसमें तो वैसे भी अगर ऑप्शन नहीं होगा तो भी आप लगा सकते हैं। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी पर जो है ये कहां पर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां पर है, नर्मदा नदी पर। अच्छा ठीक है भाई, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? देखो नर्मदा नदी निकलती है आपके मध्य प्रदेश से। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहां से? मध्य प्रदेश में निकलेगी अमरकंटक से। कहां से निकलेगी? अमरकंटक से। ये समझ में आ गया। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार की उपाधि जो है उन्हें बारदोली की महिलाओं ने दिया था। जब वो बारदोली सत्याग्रह कर रहे थे और वहां पर उन्हें विजय मिली, तो बारदोली सत्याग्रह के समय बारदोली की महिलाओं ने उन्हें किसकी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? सरदार जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या बोलते हैं? इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें? लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है ना। ये देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री, ठीक है ना, और प्रथम गृह मंत्री भी, ठीक है ना, एंड गृह मंत्री, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। चलो, अब चूंकि ऑप्शन था नहीं, वरना अब चूंकि नदियां ही दी होंगी चारों ऑप्शन में, ठीक है ना, तो नदियां दी होंगी। अच्छा अब एक बात और समझ लो, ठीक है ना, अगर हम नर्मदा के बारे में बोल दिए हैं तो एक बात ये भी समझ लो कि हम ताप्ती को भी ले आते हैं। ताप्ती में क्या हो जाएगा, अब आप समझो क्या खेला होता है ताप्ती के साथ, आप समझो, थोड़ा सा अलग करके कलर में बता दूंगा तो थोड़ा सा सही रहेगा। ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का टर्म हो जाएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा और मजेदार भी हो जाएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कैसे? देखो, ताप्ती को लेकर के क्या है कि ताप्ती कहां से निकलती है, सबसे बड़ी चीज। तो ताप्ती जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है सतपुड़ा रेंज से, ठीक है भाई, सतपुड़ा रेंज से ताप्ती निकलती है, रेंज लिख दिया। चलो, अच्छा, ताप्ती और नर्मदा ये दोनों क्या करती हैं? ये भ्रंश घाटियां बनाती हैं, दोनों क्या बनाती हैं? भ्रंश घाटी बनाती है। अच्छा भाई, तो भ्रंश घाटी बनाती हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताएंगे, अब ये पूछते कैसे हैं क्वेश्चन, देखो मैं, देखो राइट साइड अपने देखना, मैं लिखने वाला हूं, एक सेकंड, हाँ चलो राइट साइड में मैं लिखूंगा, कैसे याद रखना। देखो मैंने एक ट्रिक बनाई, वो उसका नाम क्या है, वी एन एस और टी, ठीक है ना। अब यहां पे देखो, वी से क्या हो जाएगा? विंध्य, एन से क्या हो जाएगा? नर्मदा, ठीक है ना, एस से क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा सतपुड़ा, और टी से क्या हो जाएगा? ताप्ती। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या पूछता तुम, ये क्वेश्चन वाला टर्म आ गया ना, तो इसलिए बता दे रहा हूं। देखो अब पूछेगा कि नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच में, तो वो हो जाएगा विंध्य और क्या हो जाएगा? सतपुड़ा। और पूछेगा कि ताप्ती के उत्तर में कौन सी पहाड़ी, तो सतपुड़ा है। समझ में आया? नर्मदा के दक्षिण में कौन सी है? तो सतपुड़ा है। नर्मदा के उत्तर में कौन सी है? तो विंध्य है। ताप्ती के उत्तर में कौन सी है? सतपुड़ा। अब आपको कैसे याद रखना है कि वीएनएसटी वो टर्म याद है, जैसे आपने बार बार सुना होगा जीएसटी, है ना, तो यहां देखो एसटी और एसटी तो फिक्स हो गया। अब जी की जगह बीएन लगा दो तो काम बन जाएगा, ठीक है ना, जी की जगह वीएन लगा दो और एसटी एसटी चलेगा। तो एसटी यानी जीएसटी तो आप बार बार सुनते ही रहते हो ना, कहीं सामान लेने जाओ, कहीं होटल में जाओ तो कहीं भी अलग से जीएसटी, तो ऐसे जीएसटी एसटी 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 रखे रहो और जी की जगह वीएन लगा दो तो वीएनएसटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा अच्छा लगे ना तो लाइक से सब्सक्राइब भी कर दिया करो, बैठा ना रहा करो यार तोरे लोग। चलो, पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन देखो, अंडाशय में, बीजांड में, परागकोश में, या पुष्प योनि में। तो पुष्प के किस भाग में होता है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, परागकोश में पराग का उत्पादन होता है, ठीक है ना। परागकोश जो है वो पुष्प के पुंकेसर का भाग होता है। किसका भाग होता है? पुंकेसर का भाग होता है। अच्छा, जो इसमें चीजें पड़ती हैं परागकणों का जो है, इसी पुंकेसर के अंदर जो है उनकी वृद्धि विकास सब होते रहते हैं। क्या होता है? उसी में वृद्धि विकास सब होता रहता है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? आपका ऑप्शन है एस्चेरिया कोलाई, कोकस, बैसिलस,
या फिर विनियो? देखो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोकस। कोकस कैसा होता है? अंडाकार होता है, ठीक है ना। कोकस कैसा होता है? अंडाकार होता है, मतलब ये कैसे होगा, मान लो ऐसे होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका अंडाकार, ठीक है। बैसिलस कैसा होता है? बैसिलस जो है बाबू ये छड़नुमा होता है, जैसे ऐसे लंबा, ठीक है ना, छड़नुमा, ये डंडे के आकार का, ऐसे छड़नुमा, समझ में आया। अच्छा, जैसे आ गया विनियो, तो विनियो क्या हो जाएगा? अब विनियो के बारे में, जैसे कि विब्रियो होता है, ये विनियो नहीं विब्रियो होगा, आप समझ नहीं पाएंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, जैसे कि विब्रियो। अब विब्रियो के बारे में, विब्रियो कैसा होता है? विब्रियो जो है एक कॉमा के आकार का होता है, जैसे ऐसे कॉमा लिखते हैं ना, लगाते हैं, ये कॉमा लगा दिया, ये कॉमा लगा दिया, तो विब्रियो इस टाइप का। बैसिलस, बैसिलस छड़ के आकार का होता है। कोकस कैसा होता है? कोकस अंडाकार होता है, ठीक है ना। और ये जो है ये कैसा होता है? ये होता है कसाव युक्त, फ्लैगलेटेड जीवाणु होता है, कसाव युक्त। कैसा होता है? कसाव युक्त, यानी जैसे कि फ्लैग एकदम से ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो कौन होता है? एस्टेराई कोलाई जो है कसाव युक्त होता है। कोकस जैसा होता है, अंडाकार होता है, कैसा होता है? अंडाकार होता है, ठीक है ना। बैसिलस क्षणनुमा होता है, ठीक है। और विब्रियो क्या होता है? ये बिल्कुल कॉमा की तरह होता है, तो कॉमा ही लिख दें, चलो कॉमा लिख देते हैं। अब इतना समझ में आ गया? चलो चारों ऑप्शन मैंने क्लियर कर दिया है। देखो ये पेपर सेट पहला खत्म हो चुका है, टाइम लगा है, पर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कमेंट में कुछ नहीं लिखने लायक है, जरूर। अगर अच्छा लिखा, अच्छा किया है तो अच्छा करना, ठीक है। इसके बाद हम लेके आने वाले हैं दूसरा सेट, और दूसरा सेट लेके आएंगे या तो आरपीएफ का लेके आएंगे या तो फिर दिल्ली पुलिस का लेके आएंगे, फिर ठीक है, ऐसे क्रम वाइज चलाते रहेंगे। सेट सभी का चलेगा, और आप लोग मॉडल पेपर जरूर लगाइए, ठीक है। मॉडल पेपर मैं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो जय हिंद साथियों, और लाइक से सब्सक्राइब करते रहे। इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों, चलिए परिवर्तन होता रहेगा।